हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सोशल मीडिया पर अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे अपनी समस्याएं जो हैं वो शेयर करते हैं। मैं उनके जवाब देता रहता हूं, और ख़ास तौर पर इंस्टाग्राम पर। लेकिन इसी तरह की समस्याएं बहुत सारे स्टूडेंट्स की और होती हैं। जैसे मान लो अगर कोई स्टूडेंट कहे कि पढ़ने में दिल नहीं लगता, तो ये सिर्फ उसी स्टूडेंट की समस्या नहीं है, ये तो मेरे को लगता है कम से कम 50% स्टूडेंट्स की समस्या होगी। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे जनरल क्वेश्चंस मेरे सामने स्टूडेंट्स पूछते हैं इंस्टाग्राम पर, जिनके आंसर मैं उस वक्त उनको दे देता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाकर उनके आंसर दूंगा तो शायद एक ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को मैं हेल्प कर सकता हूँ। इसी विचार के साथ ये मेरा पहला मोटिवेशनल वीडियो है। आपने मेरे वीडियो स्टडी आईक्यू पर देखे होंगे, लगभग 5,000 से ज़्यादा मैं वीडियो बना चुका हूँ पिछले 5 साल में। लेकिन पहली बार है कि मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ। ये एक कड़ी रहेगी, क्योंकि हर हफ्ते मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो इस तरह का बनाया जाए जिसमें स्टूडेंट से एक संवाद स्थापित हो। तो ये पहला वीडियो है। मैं 4 क्वेश्चंस लूँगा आज स्टूडेंट के, और उनका एक अपने नज़रिए से आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन पूछा है किसी ने मुझसे, इसमें लगभग 3 दिन पहले पूछा था कि मैं कुछ दिन तो बहुत एक्टिव फील करता हूँ, यानी कि मैं कुछ दिन तो बहुत पढ़ता हूँ और कुछ दिन बुक्स को देखने का भी मन नहीं करता, तो मैं पढ़ाई में कंसिस्टेंट कैसे रहूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता जो हर रोज़ उतनी ही मेहनत कर सके। इसके कई कारण हैं। मान लीजिए आप क्रिकेट के शौकीन हैं, कोई मैच आ रहा है, उस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। ऐसे में अगर आप ज़बरदस्ती बुक लेके बैठेंगे तो भी आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकेंगे। कई बार आपकी सेहत ठीक नहीं होती, और इसके कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बीमार हों, ऐसी बात नहीं है। कई दिन होता ही है, कई दिन हम ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं, कई दिन हम कम एनर्जी फील करते हैं, कई दिन हम थोड़ा सा डिप्रेस्ड होते हैं, कई दिन हम थोड़ा हैप्पी ज़्यादा होते हैं। इसको मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस दिन आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, जिस दिन आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, उस दिन ज़्यादा पढ़ाई करो, और जिस दिन पढ़ाई करने का मन नहीं है उस दिन रिवीजन करो। मान लो अगर आप सोमवार का दिन है आज, और सोमवार के दिन अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, तो कोशिश करो कि 6 घंटे पढ़ो, 5 घंटे, 6 घंटे, क्योंकि उस दिन आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है। और ऐसे में नई चीज़ें पढ़ो। जब आप खुश होकर पढ़ते हैं किसी दिन, तो नई चीज़ें पढ़नी चाहिए हमेशा, पुरानी नहीं। लेकिन रविवार का दिन है, वीकेंड है, आपका मन करता है कहीं घूमने का, तो ऐसे में आप उस दिन सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई के लिए रखो, और जो पढ़ा है उसका अभ्यास करो। अभ्यास वो चीज़ है जो आपका सिलेबस पक्का करता जाएगा। और एक बात आपने ज़रूर नोट की होगी एग्ज़ाम में, ये उन बच्चों के लिए मैं खासकर बता रहा हूँ जो हमेशा इस तरह से बोलते हैं कि सर हम 2 नंबर से रह गए, या हम 3 नंबर से रह गए। कोई भी पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता। अगर आप मान लो 2-3 साल से पेपर दे रहे हैं, या आपने पेपर नहीं भी दिए हैं, अगर आप कोई मॉक टेस्ट या पिछले 10 साल के पेपर उठाकर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि पेपर का लेवल नॉर्मल रहता है। हाँ, अगर 200 क्वेश्चन हैं तो 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जो किसी को भी नहीं आते होंगे। लेकिन अगर मैं बाकी पेपर देखूं तो वो एक मॉडरेट होता है, और मॉडरेट पेपर का भी जो कट ऑफ है वो 60-65% से ज़्यादा नहीं जाता। यूपीएससी की बात करें तो 50% बहुत है, मेंस में भी। तो मॉडरेट पेपर में भी बच्चा क्यों फेल हो जाता है? वो इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि रिवीजन नहीं की होती। तो एग्जाम में क्वेश्चन देखकर उसे लगता है कि उसने सब सुना तो हुआ है, लेकिन वो श्योर नहीं होता, और इसी श्योरिटी के अभाव में वो 10 क्वेश्चन गलत कर देता है, 15 क्वेश्चन गलत कर देता है जो ठीक हो जाने चाहिए थे। एग्जाम में बच्चा इसलिए सिलेक्ट नहीं होता कि वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कर पाया, बल्कि इसलिए कि जो औसत सवाल हैं वो गलत कर दिए, जो एक किसी भी एस्पिरेंट के सही हो जाने चाहिए थे वो गलत कर दिए, इसलिए वो मार खाता है। तो रिवीजन तो सबसे बड़ा टूल है। रिवीजन के बिना तो सब करा हुआ बेकार है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इसका। मान लो आप बालों के अंदर तेल लगाते हो, ठीक है? तो बालों के अंदर जब हम तेल लगाते हैं, अगर हम सिर्फ ऊपर से तेल डाल दें बालों में, तो क्या वो काम करेगा? नहीं। ऐसा ही होता है सबसे पहली बार पढ़ना। आपने कोई किताब उठाई, आपने उसको पहली बार पढ़ा, वो तो सिर्फ बालों में तेल डालने के बराबर है।
उसके बाद तेल तभी काम करता है जब आपने तेल डाला बालों में और उसके बाद उसे मसला। जब आप हेड की मसाज करते हैं, जब आप उसको बालों में जड़ों तक पहुंचाते हैं, और जड़ों तक पहुंचाना है रिवीजन। तो आपने जब कोई किताब पहली बार पढ़ी, चाहे आपने कितने ही अच्छे से पढ़ी हो, चाहे उस वक्त आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, लेकिन वो सिर्फ बालों में तेल डालने के बराबर है। जब तक आप उसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, वो जड़ों तक नहीं जाएगा। तो इसको इस चीज से मैं कंपेयर कर सकता हूं। अब मैं दूसरे शब्द पे आता हूं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आप कैसे रह सकते हैं? जब आप छोटे लक्ष्य रखें और छोटे लक्ष्य रखने के बाद आप उनको पूरा करने के बाद अपने आप की तारीफ करें या अपने आप को कोई प्राइज दें। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लीजिए बुधवार का दिन है और आपने टारगेट रखा कि मैं तो आज 4 घंटे पढ़ाई करूंगा। जब आपके 4 घंटे पूरे हो जाएं तो अपने आप की तारीफ करिए कि हाँ, मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। उसमें आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई, अगर मैंने आज 4 घंटे ढंग से पढ़ाई कर ली तो मैं आज बाजार जाकर मिठाई खाकर आऊंगा, मैं छोले भटूरे खाकर आऊंगा, कुछ भी अपना पसंदीदा व्यंजन खाकर आऊंगा। इस तरह से जब आप अपने आप के लिए लक्ष्य खुद निर्धारित करेंगे और उनको पूरा करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे जो आपके माइंड का डिप्रेसिव स्टेटस है, तनाव कम होगा, एंजाइटी कम होगी, भविष्य को लेकर चिंता कम होगी। क्यों? क्योंकि आपने जो टारगेट रखा था वो पूरा किया। तो जब आप एक दिन टारगेट पूरा कर सकते हैं तो एक वीक का भी कर सकते हैं और एक महीने का भी कर सकते हैं। और कोई भी तैयारी 5 महीने 6 महीने में की जा सकती है अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। एग्जाम अगर कोई बहुत टफ है जिसकी तैयारी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उसकी तैयारी थोड़ी लंबी होगी, उसके बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी है, लेकिन छोटे लक्ष्य रखने वाला हमेशा ज्यादा खुश होकर पढ़ता है। यह भी याद रखिए। एक अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूंगा 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और इमेजिन करें कि आपको एक हिल स्टेशन पर जाना है। ठीक है, ज्यादातर हिल स्टेशन कैसे होते हैं कि आप उनके पास नीचे तक कहीं जाते हैं, जो मैदान वाला इलाका होता है, और फिर वहां से गाड़ी ऊपर जाती है। ठीक है, धीरे धीरे। अब किसी भी हिल स्टेशन के ऊपर जब आपको जाना है, चढ़ाई करनी है, 2-3 घंटे गाड़ी चलनी है और घुमावदार रास्ते होते हैं, बहुत ज्यादा सर्पीले रास्ते होते हैं, खाइयां आती हैं बीच में, राइट? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत तेजी से चल रहा है या जो गाड़ी को चला रहा है 150 की स्पीड पर, क्या वो ऊपर तक जा पाएगा? नहीं जा सकता। तो एग्जाम क्लियर करना भी एक हिल स्टेशन के ऊपर जाने के समान है। कहीं पे आपको खाली रोड मिलेगा या सड़क सीधी मिलेगी तो वहां पे आप अपनी स्पीड तेज कर लें। कहीं पे जहां घुमाव आए वहां अपनी स्पीड मंदी कर लें। अगर वहां पे भी आप स्पीड ज्यादा रखेंगे तो एक्सीडेंट के चांस हैं, जो खाई है, खाई में गिरने के चांस हैं गाड़ी के, तो वहां आपको स्पीड मंदी करनी पड़ेगी। फिर घूम जाइए, फिर दोबारा देखा आपने सड़क सीधी है, वहां फिर गाड़ी तेज कर लीजिए। तो पढ़ाई भी इसी तरह की है। जब आप एनर्जेटिक हों, ज्यादा पढ़ें, छोटे छोटे लक्ष्य रख के पढ़ें और अपने आप को एंजॉय करें, अपने आप को एक अवार्ड दें, खुद अपने आप को पुरस्कृत करें। यह सबसे अच्छा तरीका है कंसिस्टेंट रहने का। दूसरा सवाल पूछा है, मैं नाम और लोकेशन छुपा रहा हूं यहां पे, मैं नहीं चाहता कि उसकी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी आइडेंटिटी रिवील हो। इन्होंने पूछा है कि मेरे परिवार के सदस्यों में बिल्कुल नहीं बनती, अक्सर भाभी से या भैया से मेरी लड़ाई हो जाती है, इस वजह से पूरा दिन दिमाग खराब रहता है और पढ़ाई भी नहीं हो पाती, प्लीज बताओ क्या करूं। ये ज्यादातर घरों में हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह की बात करते हैं कि उनके घर में एक सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं है, उनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं या कुछ ना कुछ तनाव रहता है, कुछ ना कुछ, कई बार भाइयों में लड़ाई होती हैं, यानी कि उसके पापा और चाचा में लड़ाई होती हैं या ताऊजी में होती है, या फिर घर में जो लेडीज़ हैं उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, या किसी भी तरह से तनावपूर्ण माहौल रहता है। देखिए, ऐसे में आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने आप को आपको 2 चीज़ें समझानी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझानी है वो ये कि हर व्यक्ति का एक अलग नेचर होता है, हर व्यक्ति का। अगर मैं आपको मान लो 10 पैरामीटर दूं कि किसी को कोई रंग पसंद है, किसी को दूसरा रंग पसंद है, भोजन किसी को दूसरा भोजन पसंद है, क्या दुनिया में कोई भी 2 व्यक्ति ऐसे हैं? आज दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, ठीक है? क्या दुनिया में कोई भी 2 व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनका रंग भी सेम उनको पसंद हो, जिनको भोजन भी सेम पसंद हो, जिनको फेवरेट बुक, फेवरेट मूवी
फेवरेट गाना, सब कुछ उनका सेम हो? क्या ऐसे दो व्यक्ति दुनिया में बने हैं? नहीं। तो किसी तरह का वैचारिक जब मतभेद होता है तो लड़ाइयां होती हैं। पहली बात तो आपको यह समझनी है। और जब वैचारिक मतभेद होता है तो आपको उसको हजम करना आना चाहिए, वरना आपका दिमाग खराब जरूर होगा। आपको यह समझना चाहिए कि एक परिवार है, वो बहुत सारे लोगों से मिलकर बना है, और वो जो सारे लोग हैं वो अलग अलग तरीकों से सोचते हैं, इसीलिए उनमें लड़ाइयां होती हैं। कभी भी आपको इस तरह के विचार नहीं लाने कि आप बहुत अच्छे हैं और दूसरे बहुत खराब हैं। सिर्फ विचार उनके अलग हैं। अगर एक बार इतना आप समझ गए तो आप कम से कम लड़ाई की वजह खुद नहीं बनेंगे। कई बार ऐसा भी होता होगा, आप अपने घर में लड़ते होंगे, अपने पापा से लड़ते होंगे, आप अपनी मम्मी से लड़ते होंगे, आप अपने घर में बाकी जो भाभी हैं या किसी से ना किसी से ज़रूर कलह किसी तरह की रहती होगी। तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब रहेगा इससे, और आप पढ़ नहीं पाएंगे। मैं आपको एक ये उदाहरण देकर समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये फोटो देखिए, ये फोटो है शिव परिवार की। भगवान शिव का परिवार है इस फोटो में। भगवान गणेश, भगवान कार्तिक और पार्वती जी। ये एक परिवार है और ये एक खुश परिवार है, हैप्पी फैमिली है, राइट। अब एक बात समझिए, क्या इस परिवार में और भी मेंबर्स हैं? हाँ, हैं। भगवान शिव के गले में क्या है? सांप, राइट। और भगवान गणेश का वाहन क्या है? भगवान गणेश का वाहन है चूहा। सांप का भोजन होता है चूहा। सांप चूहे को खाता है। पर क्या जो शिव जी के गले में सांप है वो गणेश जी का जो वाहन है उसको खाने की सोचेगा भी? नहीं। इसी तरह से जो माता पार्वती हैं, उनका जो बेटा है, बड़ा बेटा है जो शिव पार्वती का, कार्तिक। कार्तिक का वाहन क्या है? मोर, राइट। मोर है इनका वाहन, और मोर का भोजन सांप है। तो क्या जो मोर है वो सांप को खाएगा भगवान शिव जी के गले में? नहीं। उसने अपना व्यवहार बदल लिया, जबकि उसका जो कोर व्यवहार है वो कुछ और है। लेकिन एक सुखद परिवार के लिए जरूरी है कि हम अपने स्वभाव से कॉम्प्रोमाइज करें। हमारी हमारी बहुत बार, कई बार मन होता है कुछ करने का, लेकिन हम जानते हैं इसको करने से दूसरे को खराब लग सकता है। तो एक सुखद परिवार में कॉम्प्रोमाइजेस बहुत बड़ी की है, राइट। अब ऐसे ही नंदी है। नंदी तो सबको ही मार सकता है। नंदी जो बैल है वो तो मोर को भी मार सकता है, वो तो सांप को भी, और वो तो उसके लिए तो कोई चूहे को मारना भी बड़ी बात नहीं। लेकिन नंदी किसी की तरफ देखता तक नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि आप भी अड़ जाते हैं कि नहीं, आप भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सामने वाला भी नहीं करेगा, तो तनाव रहेगा। तो पहली चीज तो ये थी समझने वाली। दूसरी चीज जो समझने वाली ये है कि जब तक आप कुछ बन नहीं जाएंगे आप वैसे ही कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके परिवार में, एक बार एक लड़के ने मुझे मैसेज किया था कि उसके परिवार में जो उसके बड़े भैया और भाभी हैं वो उसके बूढ़े माँ बाप से लड़ते हैं। तो ठीक है, अब आप अभी तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और आपके पास अगर कैरियर नहीं होगा तो आप वैसे ही कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने माता पिता के लिए तभी कुछ कर पाएंगे जब आप खुद कुछ होंगे। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि एक जली हुई मोमबत्ती ही दूसरी मोमबत्ती को जला सकती है। जब तक आप खुद अपने आप को प्रकाश में नहीं बनाएंगे तब तक आप दूसरे को प्रकाश कैसे देंगे? तो इसलिए आपका मोटिवेशन ऐसे माहौल में तो और ज्यादा होना चाहिए, कम होने की बजाय। इसको एक एक्सक्यूज की तरह मत देखिए, इसको एक बहाने की तरह मत देखिए कि मेरे घर में माहौल नहीं है। सच बताऊं तो किसी के घर में भी माहौल नहीं है, किसी के घर में। क्योंकि पढ़ाई का माहौल जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ शांत जगह होने से ही पढ़ाई का माहौल नहीं बनता? शांत दिमाग भी होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा आपका दिमाग इधर उधर जाता है तो फिर आप पढ़ाई कैसे करेंगे? अगर मान लो पानी है, पानी बहुत ज्यादा हिल रहा है, तो क्या उसमें हम अपनी तस्वीर देख सकते हैं? नहीं। शांत पानी में ही तो हम अपना चेहरा देख सकते हैं। तो ये याद रखिए, अगर परिवार में अशांति भी है तो भी पढ़ते रहना है लगातार, ये जानते हुए कि सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी एक बार नौकरी लग गई, आप में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उस पोजीशन को, उस सिचुएशन को आराम से हैंडल कर लेंगे बाद में। लेकिन तब तक आप कुछ वैसे ही नहीं कर सकते तो दिमाग खराब करके भी क्या अचीव कर लेंगे, क्या फायदा हो जाएगा? अगला सवाल पूछा है किसी स्टूडेंट ने कि सर, स्टूडेंट्स का खाना किस तरह का होना चाहिए जिससे मैक्सिमम आउटपुट मिले। यानी शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि
हम भोजन किस तरह का करें जिससे हमारी पढ़ने की क्षमता बढ़े, जिससे हम ज़्यादा पढ़ पाएँ। देखिए, इसका कोई एक आंसर नहीं है। मैं कुछ सिद्धांत आपको ज़रूर बताऊँगा जिससे आप अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। लेकिन भोजन में आप क्या खाएँ ये मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि हम इतने डाइवर्स कंट्री हैं, इतने अलग-अलग तरह के व्यंजन हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बचपन से शाकाहारी हूँ। मैं अंडे तक का सेवन नहीं करता, प्योर प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि आप मैं तो शाकाहारी खाता हूँ तो मैं शाकाहारी ही बता पाऊँगा। बाकी अगर आप मांसाहारी खाते हैं या आप दोनों तरह का भोजन खाते हैं तो फिर आप मेरी बात नहीं मान पाएंगे। तो इसलिए खाने में क्या खाना है वो तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, कुछ सिद्धांत मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जो आपको एनलाइटन कर सकते हैं। एक बात तो ये याद रखिए कि आपका जो ब्रेकफास्ट है बहुत ज़्यादा हैवी होना चाहिए। हो सकता है आपने सुना हो कि ब्रेकफास्ट लाइट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बहुत सारा समय बर्बाद कर देंगे अगर आप ब्रेकफास्ट लाइट करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट लाइट करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आपको भूख लगेगी, फिर आप दोपहर में बहुत ज़्यादा खा लेंगे, उसके बाद आपके 2-3 घंटे उसमें चले जाएंगे या आपको नींद आएगी। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि खाने के बाद नींद क्यों आती है। ठीक है, इसका आपको वैज्ञानिक कारण बताता हूँ। खाने के बाद नींद क्यों ज़्यादा आती है, वो इसीलिए जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो पैर हैं और हमारे जो हाथ हैं, यानी हमारी बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, राइट, हमारा जो दिमाग है, वहाँ पे खून उतना ज़्यादा नहीं जाता, पेट में ज़्यादा जाता है, क्योंकि पेट में पाचन उस वक्त चल रहा होता है, डाइजेशन चल रहा होता है। तो इसीलिए खून जो है वो पेट में ज़्यादा जाता है। और जब खून पेट में ज़्यादा जाता है हमारे शरीर का, मिजेंट्रिक ब्लड फ्लो कहा जाता है अंग्रेजी में से, तो हमारे ब्रेन में, हमारे पैरों में और हमारे हाथों में कम जाता है। और ब्रेन में जब खून कम जाता है, ऑक्सीजन कम जाता है, क्योंकि हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है, तो जब ब्रेन में जब ब्लड कम जाएगा, ब्रेन में जब ऑक्सीजन कम जाएगा, मेजेंट्रिक ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से, तो नींद आएगी। इसलिए खाने के बाद नींद आती है, राइट। अब इस चीज़ से कैसे निपटें, क्योंकि मैं रोज़ लगभग 9 से 10 घंटे मिनिमम काम करता हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा अध्ययन और साथ में लेक्चर रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाता हूँ। सुबह सुबह का जो भोजन है मेरा बहुत हैवी होता है, बहुत ज़्यादा। जैसे सुबह सुबह मान लो, अगर आप साउथ इंडियन पसंद करते हैं तो आप 2 डोसा खाइए, या उत्तपम खा सकते हैं, या पराठे खा सकते हैं, 3-4 पराठे खा लो सुबह सुबह। और खा के एकदम से नहीं पढ़ना है। एक बात याद रखिए, अगर आप खाने के बाद पढ़ेंगे तो आपका इतना नुकसान होगा, और वो क्यों होगा वो बताता हूँ। खाना खाने के बाद अगर आपने एकदम से पढ़ना शुरू कर दिया तो उसका नुकसान क्या होगा। वो उस समय जो ब्लड है वो पेट में जाना चाहिए, क्योंकि पाचन हो रहा है वहाँ पर। लेकिन आप अगर पढ़ने लग गए ज़बरदस्ती तो वो आपके ब्रेन में डाइवर्ट होगा वहाँ से, और पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। यही होता है अगर आप भोजन करने के बाद दौड़ना भी शुरू कर दें। अगर आप खाना खाने के बाद दौड़ोगे तो क्या होगा, पेट में दर्द होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो ब्लड जो है वो पेट में नहीं जा रहा, अब वो जा रहा है पैरों में, क्योंकि पैरों को एनर्जी की ज़रूरत है, पैरों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो ब्लड पैरों में चला जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप भोजन करते ही वेट उठाने लग गए जिम में जाके, अगेन पेट में दर्द होगा। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद तक कभी भी पढ़ाई नहीं करनी, कभी भी। उस वक्त थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लो, कुछ म्यूज़िक सुन लो अच्छा। थोड़ा सा आप चाहो तो थोड़ा सा ये विचार कर सकते हो कि क्या पढ़ना है। अपना रूम थोड़ा ठीक कर लो, अपने रूम को थोड़ा संवार लो। एक जो रूम होता है, जो पढ़ने का रूम, वो संवरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर चीज़ें फैली हुई हैं तो आपके दिमाग में वो भी असर करेंगी। अगर आपके रूम में हर चीज़ प्रॉपर सही जगह पे रखी है तो आपका ब्रेन भी खाली खाली रहेगा। करके देखिए, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है ये। अगर आपके रूम में हर तरफ सामान फैला है, कुर्सी के ऊपर कपड़े फैले हैं, ज़मीन पर कपड़े फैले हैं, जूते इधर जुराब उधर, तो आपका जो एक माइंड है वो भी उसी तरह रिएक्ट करेगा। सब चीज़ें अपनी जगह पे रख लो। खाना खाने के बाद अपना 1 घंटा किसी भी तरह स्पेंड कर लो। अपने नोट्स वगैरह देख लो पुराने कि वो कहाँ रखे हैं, उनको निकाल लो बाहर। नए जो नोट्स बनाने हैं उनके लिए रजिस्टर वगैरह तैयार रखो, पेन वगैरह तैयार रखो। अगर आप वाइट बोर्ड पे पढ़ते हैं, मार्कर वगैरह में इंक डाल लो। उन सब चीज़ों की तैयारी कर लो। ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, काफ़ी हैवी। साथ में आप नारियल पानी ले सकते हो, नॉर्मल पानी ले सकते हो। नारियल पानी मैं अक्सर पीता हूँ क्योंकि उससे ब्रेन के लिए अच्छा होता है वो। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप हल्का सा पानी पी सकते हो। एक पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखो, हर आधे घंटे में 2-4 घूंट उसकी ले लो। गला भी ठीक रहेगा, बोल बोल के भी पढ़ सकते हो आप, क्योंकि जब आप बोल के पढ़ते हो तो एक उसमें ऑडियो वाला एलिमेंट भी आ जाता है। हमारे 5 सेंसेस होते हैं, देखना, सुनना, सूंघना, टच। तो
उसमें जब आप बोलोगे तो आपके कान भी सुनेंगे, तो आपके कान भी लर्न कर रहे हैं और आपकी आँख भी लर्न कर रही है। तो बोल बोल के भी आप पढ़ सकते हो, वरना अपने रूम में हर चीज़ के प्रिंट आउट वगैरह लगा लो दीवारों पे, उसको भी देख सकते हो। उसको रोज़ देखोगे तो वो वैसे ही याद हो जाएंगी चीज़ें। कई बार बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इंपॉर्टेंट डेज़ पढ़ने हैं, साल के सबसे इंपॉर्टेंट डेज़, तो वो आप याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक दीवार पे अगर आप उसका पोस्टर लगा लोगे, रोज़ रोज़ देखो उसे, तो डेफिनेटली वो अपने आप याद हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। दोपहर में खाना सबसे लाइट होना चाहिए, सबसे लाइट। आपका दोपहर का जो खाना है वो कोई बहुत प्रॉपर खाना मत खाओ, थोड़ा सा खा लो। जैसे एक हल्का सा छोटा सा उत्पम खा लिया, या एक पोहा खा लिया। पोहा अच्छा है, पास्ता खा सकते हो, थोड़ा सा खुद बनाना सीख सकते हो। पोहा बनाने में कुछ नहीं है, बने बनाए पैकेट आते हैं, 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है मुश्किल से। उसके अंदर आप मूंगफली वगैरह डाल सकते हो, तो वो आपका तैयार हो जाएगा। और खाना ऐसा खाओ सिंपल एकदम, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स खाना खाओगे उतना वो पेट में कम टूटेगा। जो भोजन आपको करना है लाइट करना है, तो दोपहर का खाना बहुत लाइट। और रात का जो खाना है, रात का 4 या 5 बजे के आसपास कुछ हल्का सा जूस या इस तरह की चीज़ ले सकते हो आप, हल्का समोसा ले लिया, कुछ ले लिया। और रात का खाना फिर से हैवी करो, और उसके बाद पढ़ाई मत करो बिल्कुल। उसके बाद बस आप आराम से रिलैक्स करो, म्यूज़िक सुनो या जो भी करो। रात के खाना थोड़ा लेट ही करो। अगर आप मान लो 10 बजे सोना है तो 9 बजे खाना खाओ, ठीक है। रात के खाने में और रात को सोने में गैप ज़्यादा मत रखो। अगर 10 बजे सो रहे हो तो 9 बजे खा लो, और अगर आप मान लो 9 बजे सो रहे हो तो आप 7:30 के आसपास खा लो। उसके बाद फिर मत पढ़ो आप। तो इसमें आपकी एफिशिएंसी काफ़ी रहेगी, आपके जो एक्टिव आवर हैं वो इससे बढ़ जाएंगे। जहाँ पेट भारी हुआ आपका, वहीं आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, खाने के साथ कभी भी सलाद मत खाओ। कई बार होता है लोग खाने के साथ ही कोई ककड़ी या खीरा, प्याज वगैरह, अपनी सलाद वगैरह खाने के साथ खाना पसंद करते हैं। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सलाद भारी होती है। अगर आपको सलाद खाने का मन है तो खाने के पहले खाओ, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, विदेशों में, अब हमारे यहाँ इंडिया में तो क्या है, हम हर चीज़ जो भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से जो लोग अपना जीवन शैली रखते हैं, वो, मान लो आपने कभी रेस्टोरेंट में भी देखा होगा कि 5 कोर्स मील होती है, 7 कोर्स मील होती है, 3 कोर्स मील भी होती है। तो इनमें सबसे पहले लोग सलाद खाते हैं। सलाद में रफेज होता है, सेलुलोज वगैरह ज़्यादा होता है, ठीक है, रफेज की मात्रा होती है। तो जब आप वो खाएंगे तो उसमें वजन है बहुत ज़्यादा। वो तुरंत आप खाएंगे तो उससे आपकी जो पूरी नली है, ठीक है, आपके मुंह से लेके और आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन तक की जो नली है वो पूरी खोल देगा। उसके बाद जब आप खाना खाएंगे तो फिर वो बहुत जल्दी पचेगा, बहुत अच्छा पचेगा, जल्दी से पेट में जाएगा, जल्दी से, क्योंकि आपकी नलियां खुल चुकी हैं, तो वो जल्दी ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो अगर सलाद के शौकीन हैं आप, तो खाने से पहले खाओ, साथ साथ मत खाओ। साथ खाओगे या खाने के बाद में खाओगे तो क्या होगा, वो, मान लो आपने पहले खाना खा लिया, बाद में सलाद खा ली, तो वो सलाद का जो वजन है वो खाने के ऊपर गिरेगा, और वो खाना आपके पेट में ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, पाचन अच्छा नहीं हो पाएगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। और सारा खेल तो एनर्जी का ही है, सारा खेल तो एनर्जी का ही है। और अपने रूम में भी कुछ ना कुछ आप ऐसा कर सकते हो, जैसे हल्का सा एक अगरबत्ती जला ली, उसकी खुशबू भी रहेगी वहाँ पे। तो उससे भी आप, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, और ना कोई महंगी चीज़ें हैं, मतलब, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आपका जो पूरा एक वो चेंज हो सकता है, दिन का जो परसेप्शन है वो चेंज हो सकता है। कई बार हम सुबह उठते हैं, एकदम नकारात्मक हमारे विचार होते हैं, एकदम हम डिप्रेस से होते हैं, किसी भी बात को लेकर कुछ होते हैं। याद रखिए, भगवान बुद्ध ने कहा था कि एक छोटी सी सकारात्मक सोच ही पूरे दिन का हमारा परसेप्शन बदल सकती है, ठीक है। अगर आप एक एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, अभी कल की बात है, कल मैं सुबह उठा तो अचानक मुझे सबसे पहली जो, मतलब, मैंने न्यूज़ देखी वो ये देखी कि एक, यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर एक बस खाई में गिर गई। एक बस खाई में गिर गई और 29 लोग उसमें मर गए, 29 लोग उसमें मारे गए। अब ये न्यूज़ जब मैंने देखी तो फिर मेरे को एक एक सकारात्मकता दिखी इसके अंदर, कि जो लोग आज नहीं हैं, राइट, मैं उनमें नहीं था, उस बस में नहीं था, तो भगवान ने मुझे एक और दिन दिया जीने का, राइट। भगवान ने मुझे एक दिन दिया जीने का, जो कई लोग जिनके जो उस बस में थे उनको आज नहीं मिला। तो इस भाव ने, इस छोटी सी सोच ने ही मुझे दोबारा ऊर्जावान बना दिया। हाँ, उन लोगों के लिए दुख ज़रूर हुआ जो उस बस में थे, लेकिन साथ ही साथ ये भी था कि भगवान का शुक्र है कि मैं उस बस में नहीं था, कि मैं होता तो आज का दिन मैं नहीं देख पाता। तो अगर मुझे आज का दिन दिया है तो मुझे उसका यूज़ फिर लेना चाहिए, क्योंकि वो मुझे मेरे अच्छे कर्म या जिस भी चीज़ से, या मैं भाग्यशाली रहा या जो भी, किसी के आशीर्वाद से शायद, तो वो मिला है, तो मुझे उसको फिर पूरा यूज़ करना है ढंग से।
राइट। तो इस तरह का अगर कोई भी एक सकारात्मक एक छोटा सा भी विचार आपके मन में सुबह सुबह आ जाता है तो वो आपके पूरे दिन का परसेप्शन बदल देगा। ये चीज़ याद रखिए। तो यही मैं कहूँगा, बस आपकी जो खाने से रिलेटेड तो यही है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। सो ये थे मेरे कुछ विचार, अंग्रेजी में जिन्हें बोलते हैं माई टू सेंट्स, कि अगर इन सिचुएशन में जो आपने मुझे बताई, 3 क्वेश्चन मैंने आज लिए स्टूडेंट्स के और पूरी कोशिश की कि जो भी मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था उस पे मैं दूं। और ये अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है टायरलेस सोल, यहाँ पे आके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इसका, शायद 4-5 दिन में, तो मैं आपके क्वेश्चन अगर मुझे लगे कि ये मेरी क्षमता के अंदर है उनका जवाब देना, तो मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। सो ये मेरा पहला वीडियो था, दूसरा वीडियो में जल्दी लाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सोशल मीडिया पर अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे अपनी समस्याएं जो हैं वो शेयर करते हैं, मैं उनके जवाब देता रहता हूं, और ख़ास तौर पर इंस्टाग्राम पर। लेकिन इसी तरह की समस्याएं बहुत सारे स्टूडेंट्स की और होती हैं। जैसे मान लो अगर कोई स्टूडेंट कहे कि पढ़ने में दिल नहीं लगता, तो ये सिर्फ उसी स्टूडेंट